दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही लेट मिल रही है। बीच में गैप ज्यादा हो गया, कुछ दिक्कतें आ गई थी जिसकी वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब जो भी होगा सारे वीडियो आपको टाइम से मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। हम अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। तो जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है, और ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरे रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इसी के थ्रू कोई भी जितने भी हम कोई कंपाउंड पढ़ते हैं वो सब कंपाउंड जो उनके जो फंडामेंटल एटम्स होते हैं वो इन्हीं कुछ नियमों के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक संयोग के नियम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अर्थात रासायनिक संयोग के नियम। तो ये वही नियम है जिसके थ्रू कोई भी हमारे जो फंडामेंटल एटम्स होते हैं जिनके मिलने से हमारे कंपाउंड का निर्माण होता है, उन्हीं को हम इन्हीं नियमों के थ्रू वो आपस में जुड़ के अलग अलग विभिन्न कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। तो इन्हीं में हमें कुछ महत्वपूर्ण जो है वो कुल पांच नियम दिए गए हैं जिनको हमको इस टॉपिक में अपने पढ़ना है। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा इसमें वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी हम इसको कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको हम बोल सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम इसको कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी हमें नाम से ही पता चला है कि द्रव्यमान संरक्षण यानी हम कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वो संरक्षित है। तो इसी नियम में हम देखेंगे कि कोई दो एटम्स जो मिलके नए कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, उनके मिलने के पहले का जो द्रव्यमान होगा सेम वही द्रव्यमान उनसे जो कंपाउंड बनेगा उसका भी हम द्रव्यमान निकालेंगे तो वो सेम होगा। तो ये इसी नियम के अंतर्गत होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं इस नियम का प्रतिपादन हमारे लेवोशियर महोदय ने किया था 1789 ईस्वी में। इस नियम का प्रतिपादन लेवोशियर महोदय ने किया था, जो साइड में आपको दिख रहे होंगे, है ना, साइड में दिख रहे हैं, एंटोनियो लेवोशियर, इन्होंने ही इस नियम का प्रतिपादन किया था। तो इस नियम के प्रतिपादन के जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इन्होंने दिया। इन्होंने 1789 ईस्वी में 1789 में इन्होंने दिया था एंटोनियो लेवोशियर। एंटोनियो लेवोशियर ने दिया था। तो हम ये नियम एंटोनियो लेवोशियर ने दिया था। जो इन्होंने जो कंब्यूशन रिएक्शन यानी दहन रिएक्शन, इन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ही सूझबूझ कह सकते हैं ना कि बहुत इनको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस के साथ सब कंब्यूशन रिएक्शन किए, जिसके आधार पे इन्होंने ये नियम दिया जो कि है कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कह सकते हैं कि सभी भौतिक और रासायनिक क्रियाओं में देयर इज नो नेट चेंज, कोई भी निश्चित चेंज नहीं होता मास में ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी पूरी प्रक्रिया के दौरान। सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आती, कोई भी चेंज नहीं होता। यानी पूरी प्रक्रिया के दौरान वो जो अभिकारक पदार्थ होंगे, उन अभिकारक पदार्थों का जो मास होगा, उनका योग अभिक्रिया के उपरांत जो उत्पाद होगा उसके मास के बराबर, यानी उसके द्रव्यमान के बराबर होगा। तो इन्होंने सब एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद बताया, अपना जो कंक्लूजन दिया, इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया, वो था मैटर कैन नाइदर बी created or
डिस्ट्रॉयड, यानी इन्होंने अपने पूरे जो एक्सपेरिमेंट थे उनके आधार पे ये कंक्लूजन दिया था, जिसको जो दिया था, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना तो पदार्थ को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए इनके इसी नियम के अनुसार ये कंक्लूजन, निष्कर्ष निकला था को मैटर को ना बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा, नष्ट किया जा सकता है। तो हम इनको एक दूसरे रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं, इनके नियम को, इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जैसा हम अगर इस नियम को आसान भाषा में समझे तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो एक अधिकारक पदार्थ हम ए मान सकते हैं, दूसरा अधिकारक पदार्थ मान लेते हैं बी है। फिर इन दोनों के अभिक्रिया के दौरान यानी रिएक्शन के उपरांत हमें जो प्रोडक्ट मिलता है मान लीजिए वो ए बी। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका मास, हम इस नियम को सीधे लिख सकते हैं, सम ऑफ दियर मासेज, सम ऑफ लिख सकते हैं सम ऑफ मासेस ऑफ मास ऑफ ए एंड बी, ये बराबर होगा मास ऑफ ए बी। ये सीधी भाषा में हम इसको इसी रूप में निरूपित कर सकते हैं कि अभिक्रिया के उपरांत यानी अभिक्रिया के पहले जो मास होगा, सम ऑफ मास ऑफ ए एंड बी, यानी इनके मासेस जो होंगे अभिक्रिया के बाद जो मास, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ए बी, उसके मास के बराबर होंगे। यानी हम सीधे कह सकते हैं ना, इससे हम ये भी देख सकते हैं कोई भी चेंज नहीं, जो मास अभिक्रिया के पहले थी वही मास अभिक्रिया के बाद भी है। तो यही इनके नियम था। इस पे कुछ एग्जाम्पल, कुछ सवाल लाते हैं जिसको हम देखते हैं कि कौन सा सवाल जिसको हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो ये हमारा क्वेश्चन है जो इसमें हमें पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले हम देखना चाहें कि हम जो एग्जाम्पल हमने ए प्लस बी के रूप में दिया है, हम उस एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से देखना है, बर्निंग रिएक्शन के थ्रू। तो हम मान सकते हैं कि इसे ये कार्बन, और अगर कार्बन को हमें बोले ना हम कि कंबशन रिएक्शन यानी दहन अभिक्रिया के थ्रू हमको समझना है, दहन अभिक्रिया थी। तो कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, ठीक, तो ये मान लीजिए जलाएं तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसका द्रव्यमान संरक्षित है या नहीं। इसका द्रव्यमान कितना होगा, मोलर द्रव्यमान इसका हम होगा 12, और इसका कितना हो जाएगा 8 और 2 16 32, 32 होगा ना, 32। और इसका कितना होगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया 12 प्लस 32, ये भी हो गया, तो ये भी आएगा 44, ये भी 44। तो इस रिएक्शन में देखें ना, अभिक्रिया के पहले जो मास था और अभिक्रिया के बाद जो मास, दोनों सेम है ना। तो ठीक उसी तरीके से हम इसको देखते हैं कि ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया है इसको हम कैसे लगाएंगे। तो इसमें दिया गया है 1.5 ग्राम एथेन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O। तो इसमें दिया गया है सो दैट द रिएक्शन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि दिया गया है कि 1.5 ग्राम एथेन को पूरी तरह से जलाने पर यानी कंप्लीट कंबशन देता है 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब 1.5 ग्राम एथेन को पूरी तरीके से जलाते हैं तो हमको 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है और 2.7 ग्राम ऑफ वाटर यानी H2O का 2.7 ग्राम देता है। फिर इसमें दिखाइए कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन नीचे दी गई है कि ये रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सेटिस्फाई करता है। तो हम देखते हैं इसको हम लगाते कैसे। हमें यहाँ पे दिया गया है 1.5 ग्राम ऑफ एथेन, ठीक, हाँ 1.5 ग्राम ऑफ एथेन इतना हमको दिया गया है। इसका मास, हाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमको दिया गया है 4.4 ग्राम, ठीक है, और दिया गया है H2O हमको 2.7 ग्राम, H2O दिया गया है 2.7 ग्राम, और दिया गया है इसका वजन 1.5 ग्राम। तो देखिए ना, ये हमको इसका दिया गया है मास, जो ये प्रोडक्ट मिला और यहाँ पे हीट निकली हुई, ठीक, ये प्रोडक्ट हमको मिला है जल इसकी दहन क्रिया के बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना ये निकला है, इतना ये हमको यहाँ पे दिया गया है, इतना इसका माने 1.5 ग्राम एथेन दिया गया है।
लेकिन इसको ऑक्सीजन को नहीं देगा कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता यहाँ पे हुई है। तो हम इसी को निकालेंगे कि कितना ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई जिसके कारण ये बना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वो वाटर बना कि 4.4 ग्राम है और 2.7 ग्राम वाटर बना। तो हम इसके लिए हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा कि कितना हमको आया है। तो हम इसके लिए निकालेंगे कि हम देखते हैं कि हमारा ये 2 मोल C2H6 है, 2 मोल C2H6 है। तो हम यहाँ से निकालते हैं नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, ठीक, कि इसको जलाने के लिए हमको कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो अगर हम निकालें नंबर ऑफ मोल इन C2H6, तो कह सकते हैं भार यानी कि मास, जो मास दिया गया अपन मोलर मास, ये हमारा फार्मूला होता है किसी भी में मोल्स निकालने का। तो हमें मास दिया गया है इसका 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम मास। और मोलर मास निकालने के लिए हम देखते हैं कि C2H6 का मोलर मास, यहाँ पे हम इनके मोलर मास देख लें कि इनका मोलर मास जितना होता है, कार्बन का मोलर मास होता है 12, ठीक है। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है कितना, 8 2 16। और हमें एक चीज और चाहिए, क्या, H2O यानी H का मोलर मास होता है 1, ठीक। तो इसका मोलर मास हम निकालेंगे कितना आएगा, देखिए 12 और 12, ये 12 है, 12 2 कार्बन ना, तो 12 दूनी 24 और ये कितना है 6, 24 और 6, देखिए 24 प्लस 6 यानी कि हो गया 1.5/30, ये ठीक। इसको हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं इसको 15/300, ठीक है। इस पे देखिए ये कितना होगा 15/300 लिखा है, तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं, हम लिख दें, अगर सॉल्व कर लीजिएगा इसको हम लिख सकते हैं 0.05 मोल, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स C2H6 में, यानी एथेन में जो मोल आया है वो 0.05 मोल आया है। ये देखिए हमारा है 0.05 मोल। तो हमको पता चल गया है कि ये जो 1.5 ग्राम एथेन दिया गया है, इसमें एथेन के 0.05 मोल्स हैं। तो हम यहाँ पे इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि 2 मोल C2H6 को जलाने के लिए 7H2 यानी कि 7 मोल ऑक्सीजन का यूज हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमको 0.05 मोल को जलाने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो हम देख लेते हैं इसको कितना दिया है हमको, 0. साइड में लिख लेते हैं ताकि आसानी हो हमको, नहीं तो 0.05 मोल, ठीक। तो यहाँ पे लिखा गया है 2 मोल के लिए कितना ऑक्सीजन का मोल रिक्वायर्ड हो रहा है। इसको हम देखते हैं 2 मोल के लिए हमें रिक्वायर्ड हो रहा है, 2 मोल C2H6 के लिए हमको रिक्वायर्ड हो रहा है 7 मोल O2, ठीक है। इस 2 मोल को जलाने के लिए हमको 7 मोल O2 की जरूरत पड़ रही है। तो हम देखते हैं कि 0.05 मोल्स को जलाने के लिए हमको कितने मोल्स की ऑक्सीजन की जरूरत होगी, कितना 0.05 मोल्स ऑफ C2H6, इसके लिए कितनी की जरूरत होगी। तो हम इसको सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 7/2 क्रॉस 0.05, ये होगा ना, देखिए 7, ये नीचे क्या, ये गुणा हो गया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके सीधे लिखे तो हम लिख सकते हैं इसको 7/2 क्रॉस 5/100, ठीक है। तो 3.7, ठीक। इसको हम काटना चाहें तो यहाँ से ये 20, ठीक है। तो 7/40 ये हमारा हुआ कि इतने मोल्स की जरूरत हमको होगी, है ना। इतने मोल के लिए हम 2 मोल्स के लिए हमको 7 मोल्स की जरूरत हुई और 0.05 मोल्स के लिए हमको 7/40 यानी 7/40 मोल्स की जरूरत हुई, ठीक। तो हम देखते हैं क्या है। तो हमने देखा कि हमको 2 मोल यानी 2 मोल एथेन को जलाने के लिए हमको 7 मोल H2O यानी 7 मोल ऑक्सीजन की जरूरत हुई। फिर हमने निकाला कि 0.05 मोल C2H6 को जलाने के लिए हमको 7/40 मोल्स की जरूरत हुई, 7/40 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, हमको इसका मास द्रव्यमान निकालना है, कितना द्रव्यमान की जरूरत होगी, ठीक है।
तो देखते हैं हम तुम्हारा द्रव्यमान कितना आएगा। इसका मोल्स आया है कितना 7/40 मोल्स। ठीक है, तो हम इसका मास निकालेंगे तो लिख सकते हैं मास ऑफ O2। तो फिर से हम वही फार्मूला यूज करेंगे जिस फार्मूले के थ्रू हमने इसका मोल निकाला है, उसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बराबर मास बटे मोलर मास। ओके, मोलर मास यानी कि नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो हम देख रहे हैं कि मोलों की संख्या कितनी आई है 7/40 यानी 7/40। तो हम इसको लिखेंगे 7/40 बराबर मास हमारा कितना है, मास हमको निकालना है, तो मास हमको निकालना है। फिर हमारा जो मोलर मास होगा, हमने देखा ऑक्सीजन O का, सिर्फ O एटम का, सिंगल O एटम का मोलर मास 16 होता है, लेकिन हमको O2 मॉलिक्यूल का चाहिए ना इसका, तो कितना हो जाएगा 16x2 यानी कि इसको लिख सकते हैं मास अपॉन 32। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे ना, तो लिख सकते हैं मास बराबर, इसको हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ पे मास इक्वल टू हो जाएगा 7/40 और ये इधर गया क्रॉस 32। ठीक, तो इसको सॉल्व करके जो हमारा आएगा वो हमारा मास होगा ऑक्सीजन का। फिर उसको यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए कितना आ रहा है 1 8 4 32 7 25 40 माने 7 4 28 बटे 5। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 5/25.36 ग्राम। ठीक, ये हमारा गया 5.6 ग्राम ऑक्सीजन O2। ठीक है, कि इतने मोल में यानी 7/40 मोल में हमारा 5.6 ग्राम O2 है। तो हम इस 5.6 ग्राम O2 को यहाँ पे लिखते हैं, कितना है 5.6 ग्राम O2। ठीक, तो हम देख लेते हैं हमारा जो नियम है कि सो दैट द रिएक्शन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ये रिएक्शन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारा मास ये भी आ गया, ये भी मास हमारा है पहले से दिया गया, और इनके मास भी दिए गए। तो हम इनको जोड़ लेते हैं कि अपक्रिया के पहले का मास बराबर कितना है और अपक्रिया के बाद का मास कितना है, तब हम कंपेयर करते हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा, इसको मिटा देते हैं, तो इसको जोड़ने पे हमारा आ रहा है 7.1 ग्राम। ओके, फिर इसको जोड़ते हैं, कितना आ रहा है देखिए 7.1 ग्राम। ठीक, तो देख रहे हैं ना कि दोनों के जो मास हैं अपक्रिया के बाद भी और अपक्रिया के पहले के भी दोनों बराबर है ना। देखिए यहाँ पे एथेन और ऑक्सीजन का भी जोड़ा तो हमने इतना आया ये निकालने के बाद, फिर इसका, तो इससे प्रूफ होता है कि ये जो रिएक्शन है, ठीक, ये जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन कर रहा है। तो देखते हैं, ये हमारा पहला नियम था, हमारा जो केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू जो हमको पढ़ना था वो पहला नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा नियम है ये इतना ही है, लेकिन ये नियम जो दिया गया था ये पहले ये नियम पूरी तरीके से सही था, लेकिन बाद में कुछ रिएक्शंस आए जो इस पे आधारित हो गए। ई बराबर डेल्टा mc², बाद के जो कुछ रिएक्शंस आए वो इस पे आधारित होंगे, इसलिए अभी कहीं कहीं मान्य नहीं रहता है। तो हम देखते हैं हमारा जो दूसरा नियम है उसको हम देखते हैं कौन सा नियम हमारा दूसरा है। हमारा दूसरा नियम जो है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कि निश्चित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन नाम से निश्चित अनुपात, कोई अनुपात होगा जो निश्चित होगा हर जगह, उसी के लिए। तो इस नियम को दिया था फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रॉस्ट, यानी फ्रांस के एक रासायनिक थे जोसेफ प्रॉस्ट, इन्होंने इसको दिया था। जो साइड में उनका फिगर दिख रहा होगा आपको, इन्होंने ही इस नियम को दिया था। तो इसके थ्रू इन्होंने कहा था ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट या मास।
हम कह सकते हैं ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, यानी एक जो कंपाउंड दिया गया आपको, यानी जो यौगिक आपको दिया गया है वो हमेशा सेम, जो इसके एलिमेंट्स जो हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, ठीक है। वो उस कंपाउंड में एक निश्चित अनुपात में होते हैं, वो आप चाहे कहीं से भी लेके आए, आप उस कंपाउंड को कहीं से भी लेके आए, उसमें जो उसके एलिमेंट्स होंगे उनके द्रव्यमान यानी उनके मासेस का जो अनुपात होगा, रेशियो जो होगा वो सेम होगा, ठीक। तो इस नियम को जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, तो हम देखते हैं कि इस नियम को हम समझते हैं अच्छे तरीके से। मान लेते हैं हम वाटर, मान लेते हैं आपने वाटर लाया, आपने हम सी वाटर ले लें, ठीक है, सी वाटर ले लेते हैं, और कोई ले लेते हैं रेन वाटर ले लें, और हम ले सकते हैं टॉप वाटर, ठीक। तो हमको देखना है कि वाटर यानी कि H2O, तो बताया गया ना कि बाई मास यानी मास के अनुसार इनका जो रेशियो होगा, इनके मिक्सिंग का यानी ये कॉम्बिनेशन का इनके जो रेशियो होगा उसको देखते हैं। वाटर H और O, यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो देखते हैं कितना इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है 2, यहाँ पे 2 होगा ना क्योंकि H2 इसलिए 2 रेशियो, इसका कितना हो जाएगा मास 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 दूनी 16, ठीक 16। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी 2 रेशियो 16, ठीक है, यहाँ पे भी 2 रेशियो 16, तो इसको हम सिंपल रेशियो में करें तो 1.8, 1 रेशियो 8, 1 रेशियो 8 एंड 1 रेशियो 8, ठीक है। देखा आपने कि जो कंपाउंड हम कहीं से भी लेके आए, वाटर को हम कहीं से भी लेके आए, आपके घर से लेके आए, हमारे घर से लेके आए, या पड़ोसी के घर से लेके आए, कहीं से भी हम लेके आएंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा, उसके जो द्रव्यमान का रेशियो होगा वो 1 रेशियो 8 ही होगा। आप यहाँ पे हमने जो एग्जांपल बताया वो सी वाटर यानी समुद्र का पानी, जल का पानी, और ये टॉप वाटर, ठीक है, इसको लेके हमने बताया। लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है उसको है क्यूप्रिक कार्बोनेट, उसको क्यूप्रिक कार्बोनेट के लेके समझाया गया है इस नियम को, निश्चित अनुपात। हम कोई भी कंपाउंड, तो इस नियम को कभी कभी बोल दिया जाता है डिफिनिट प्रोपोर्शन, ये डिफिनिट प्रोपोर्शन उसको बोला जाता है निश्चित अनुपात का नियम, कंपोजिशन बोला जाता है, डिफिनिट कंपोजिशन, यानी इसको बोल दिया जाता है कभी कभी लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन। लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन यानी कि निश्चित संयोग का नियम, ठीक है। हम यहाँ पे निश्चित अनुपात का नियम बता रहे हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन यानी कि निश्चित संयोग का नियम, इसको कभी कभी बोल दिया जाता है इसी के थ्रू, क्योंकि कहीं से भी आपको उस सेम कंपाउंड को आप कहीं से भी लेके आए, उसमें जो उसके एलिमेंट्स का बाई वेट यानी उसके एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा मासेस का, वो हमेशा 1 पॉइंट ये निश्चित होगा। कोई भी कंपाउंड ले लें हम तो हमेशा निश्चित होगा। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि हम उसको किस सोर्स से प्राप्त कर रहे हैं, यानी हम कोई रिएक्शन अगर बात करें तो किसी रिएक्शन के थ्रू मान लिया हम किसी स्पेशल कंपाउंड को हम मान लेते हैं कि किसी भी रिएक्शन के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड, समझिए इसको, मान लिया कोई एक रिएक्शन के द्वारा हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया, ठीक है, एक रिएक्शन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और किसी दूसरे के द्वारा फिर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया, ठीक। तो हम देखेंगे कि ये दोनों ये मायने नहीं रहे कि ये कौन से रिएक्शन का ये है, कौन से रिएक्शन का ये। तो इसमें जो कार्बन का वो कितना होता है मास, कार्बन का 12 होता है, 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ना, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक, ये रेशियो हो जाएगा 32। इसमें कितना होगा, ये भी वहां से प्राप्त किया गया तो ये भी हो जाएगा 12 रेशियो 32, ठीक है। देख रहे हैं ना, इनका जो रेशियो है वो सेम है। तो ठीक, ये नियम वही बताता है कि निश्चित अनुपात, हम कोई भी कंपाउंड कहीं से भी लेके आए ये मैटर नहीं करता, यानी ये मतलब नहीं करता कि उसको हम कहाँ से लेके आए हैं। अगर कंपाउंड सेम है तो उसके एलिमेंट्स का जो मासेस का रेशियो होगा वो हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा था दूसरा नियम। इस पे हम इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है जो इस नियम के लिए पूछा जा सकता है कि 0.243 ग्राम ऑफ Mg ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन
यील्ड्स 0.4030 ग्राम ऑफ MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट में दिया गया है कि 0.243 ग्राम मैग्नीशियम आयन बने, यानी जब ऑक्सीजन के साथ उसको जलाया जाता है तो 0.4030 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको प्राप्त होता है। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि 0.182 ग्राम ऑफ Mg यानी मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन यील्ड्स 0.302 ग्राम ऑफ MgO, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में दिया गया कि इतना ग्राम यानी 0.182 ग्राम मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो 0.302 इतने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको प्राप्त होता है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि हमको डेफिनिट प्रोपोर्शन यानी हमको इसका जो प्रोपोर्शन है यहाँ और यहाँ इसके मासेस का प्रोपोर्शन दिखाना है कि सेम है। तो हम लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड एक्सपेरिमेंट सेकेंड। हम कॉलम अगर बना लें तो यहाँ पे कितना दिया गया है मैग्नीशियम, एक कॉलम में मैग्नीशियम लिख लेते हैं, एक कॉलम में हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन और एक कॉलम में हम लिख देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो कितना कितना दिया गया है, पहले एक्सपेरिमेंट में हमको दिया गया है 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 0.243 ये मैग्नीशियम दिया गया, और दिया गया है MgO ये दिया है 0.4030। ठीक है, ये हमको दिया गया है पहले में। और दूसरे में हमको क्या दिया गया है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में दिया गया है इतना 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम यानी 0.182 इतना ग्राम दिया गया मैग्नीशियम, और दिया गया है MgO 0.302 इतना दिया गया हमको MgO। तो हम इसका निकाल लेते हैं, इसका वेट कितना है, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 0.7 में, इसको चलिए ठीक इसको हटा ही देते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं इसको, क्योंकि तो 3 अंक हमको दिया गया इसलिए हम 3 अंक तक लिखेंगे। तो 3061 ठीक 0.16 यहाँ पे कितना आएगा ऑक्सीजन 2021 ठीक है 0.12 एंड 0.16 इसको भी हम खत्म कर दें, इसका कोई वैल्यू नहीं, जीरो भाई दशमलव के बाद जीरो लगा हुआ है तो वो भी उसके बाद कोई अंक भी नहीं, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। हमने पढ़ा था सार्थक वैल्यू में यानी सार्थक मान में, तो इसको हम देखते हैं, हमको निकालना है रेशियो। ठीक है, ये डेफिनिट प्रोपोर्शन हमको रेशियो निकालना है मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का, कि इसमें कितना रेशियो मैग्नीशियम ऑक्सीजन का और इसमें कितना रेशियो दिया गया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। तो देखिए हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में बात करें, है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हम बात करें तो क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रेशियो ऑक्सीजन। ठीक, तो कितना दिया गया है, मैग्नीशियम है 0.243 रेशियो 0.16। ठीक है, करिएगा इसका आएगा 1.15। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये इतना ही आएगा 1.51। अगर हम इसको जनरल रेशियो यानी सिंपल समझना है अच्छे तरीके से यानी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3:2। ठीक है, 3:2 इसको लिख सकते हैं। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमको दिया गया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दिया गया मैग्नीशियम 0.182, इसका रेशियो किसके साथ है 0.12। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना ही आएगा 1.51, यानी इसको भी हम सीधे लिख सकते हैं 3:2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, देख रहे हैं ना, ये जो आया है ये रेशियो और ये रेशियो किसका किसका है मैग्नीशियम, और ये रेशियो है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये हमारा है कि हमने पहले रिएक्शन में भी इसी रेशियो में प्राप्त किया है। देखिए पहले रिएक्शन में भी हमारा रेशियो आया है 3:2, पहले में भी आया है हमारा, और दूसरे में भी हमारा आया है, दूसरे में वहां से देखिए दूसरे में भी आया है 3:2, यानी कि जो इस कंपाउंड का जो मैग्नीशियम ये कंपाउंड दिया गया है इसमें जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो है ना, जो रेशियो है वो पहले में भी 3:3:2 और दूसरे में भी 3:2, यानी इससे
ये साबित होता है कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, कि कोई भी हम कंपाउंड कहीं से भी लेके आए तो उसमें ये मैटर नहीं करता कि वो किस सोर्स से लाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा था दूसरा नियम। ठीक, ये हमारा दूसरा नियम था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। फिर हमारा जो तीसरा नियम होगा उसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये दूसरा वीडियो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये वाला जो हमने आज दोनों नियम पढ़े हैं, ये आप तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आगे बहुत दिक्कतें होंगी जब और रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।